नेत्री के सह प्रायोजक हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। महिलाएं समाज की धुरी हैं। आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवा चुकी है और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। राजनीति से सेना तक महिलाएं ऊंचे पदों पर काम कर रही हैं और देश के भविष्य में योगदान दे रही है। महिला सशक्तिकरण आगे बढ़ रहा है। महिलाओं का आगे आना समाज के लिए शुभ संकेत है। ऐसे ही गौरवी महिलाओं के सम्मान में हमारा खास कार्यक्रम नेत्री, महिला सांसद और उनकी कहानियां। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं शाइना एनसी और आज हमारे साथ मौजूद है अपराजिता सारंगी जी, जो उड़ीसा के भुवनेश्वर से लोकसभा सांसद है। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। बहुत धन्यवाद। चर्चा शुरू करने से पहले दर्शकों को उनकी जीवन के अब तक की सफर की एक झलक दिखाते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में 8 अक्टूबर 1969 को जन्मी अपराजिता सारंगी 1994 बैच की ओडिशा कैडर की IAS अधिकारी हैं। अपराजिता सारंगी ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर राजनीति में कदम रखा। उन्होंने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर भी काम किया। अपराजिता की शादी ओडिशा कैडर के IAS अफसर संतोष सारंगी से हुई है। संतोष सारंगी अभी प्रशासनिक सेवा में हैं और केंद्र में नियुक्त हैं। अपराजिता ओडिशा में कई पदों पर काम कर चुकी हैं। इनमें भुवनेश्वर नगर निगम आयुक्त, खुर्दा जिला कलेक्टर और ओडिशा सरकार में स्कूल एवं जन शिक्षा व पंचायती राज सचिव के पद शामिल हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में वो भुवनेश्वर से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ी और जीत हासिल कर संसद पहुंची। आइए उन्हीं से सुनते हैं उनकी जीवन की कहानी, उनकी जुबानी। नमस्कार अपराजिता जी, आप शायद पहली ऐसी सांसद है जिन्होंने 24 साल सर्विसेज में, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में काम करने के बाद एक बहुत ही पॉजिटिव करियर को छोड़ के राजनीति में एक रिस्क लिया। आप हमें बताइए कि इसके पीछे क्या सोच थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और मुझे एहसास हो रहा था कि यह प्रश्न आप ज़रूर करेंगी शाइना जी। देखिए, मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा में 1994 में आई और भरपूर काम किया। करीबन 19 वर्ष अपने राज्य, अपने काडर उड़ीसा में किया और विभिन्न बहुत महत्वपूर्ण पदवी पर मैं रही हूँ। 4 जिलों में कलेक्टर थी मैं। उसके अलावा मैं भुवनेश्वर की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की कमिश्नर रही जी, और सेक्रेटरी रही सब जगह। तो बहुत ही अच्छा रहा, अच्छा काम भी किया, अच्छा रहा, अच्छी अनुभूति रही, बहुत सीखा। और उसके बाद मैं करीबन 5 वर्ष दिल्ली में ग्रामीण विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव के तौर पर भी मैंने काम किया। लेकिन जीवन में कुछ ऐसे मुहूर्त आते हैं, ऐसे क्षण आते हैं जब आप अपने दिल की सुनते हैं, आप अपने मन की बात सुनते हैं। तो मुझे 2018 के अगस्त महीने में लगा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में जो मुझे करना था मैंने भरपूर किया, बहुत मन से किया और जितना देना था दिया और जितना लेना था लिया। जितनी अनुभूति लेनी थी, जितना सीखना था मैंने सीखा, बहुत कुछ दिया। लेकिन मुझे लगा कहीं ना कहीं कि अब मैं सीमाबद्ध होकर नहीं रह सकती हूँ। एक बड़ा होराइजन चाहिए और लोगों के साथ काम करना चाहिए। लोक नीति और लोक सेवा करना चाहती थी और बड़ा होराइजन चाहती थी, बड़ा प्लेटफॉर्म चाहती थी। और इसलिए मुझे लगा कि राजनीति
लोक सेवा और लोक नीति का सबसे बड़ा माध्यम है। तो मैंने अपने परिवार से बातचीत की, मेरे पतिदेव और मेरे बच्चों के साथ, और मुझे लगा कि अपने दिल की बात सुननी चाहिए और मैंने भारतीय प्रशासनिक सेवा छोड़ दी। तो बिहार की बेटी, उड़ीसा की बहू, ये सफ़र में आपको लगता है कि किसी का योगदान रहा है, किसी का समर्थन रहा है, तो वो कौन है? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि मेरे माता जी और पिताजी दोनों शिक्षक शिक्षिका थे जी। और उनकी प्रेरणा से मैं जहाँ भी हूँ, उनके आशीर्वाद से प्रेरणा से हूँ। दुर्भाग्यवशतः वो अब इस दुनिया में दोनों नहीं हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहा है। और शिक्षक शिक्षिका थे तो घर में एक पढ़ने का माहौल था, बड़ा ही सकारात्मक परिवेश था। और तो आप हमेशा एक नंबर से नीचे आपका कोई कभी मार्क नहीं। होता ही नहीं। बहुत विनम्रता के साथ कहूँगी, कभी भी किसी भी परीक्षा में मैं सेकंड नहीं आई हूँ। लेकिन क्या आपके घर में एक बेटी और बेटा का दर्जा सेम था? नहीं, ऐसा था कि बहुत चुनौतियां देखी हैं, बहुत ऐसे क्षण देखे हैं जो मुझे लगता है लड़कियों को नहीं देखने चाहिए। मैं बिहार से हूँ और बहुत ही कंजर्वेटिव माहौल में बड़ी हुई, और भागलपुर एक, में बहुत जी। छोटा शहर है, जी, पटना जी। से बहुत दूर, राजधानी से बहुत दूर। तो वहाँ पर देखिए, घर में मेरे माता पिता ने बहुत ही अच्छा संस्कार दिया, बहुत प्रोत्साहित करते थे, वरना मैं यहाँ पहुँचती ही नहीं। लेकिन जो परिवार में दूसरे लोग होते हैं, उन लोगों की बस यही ख्वाहिश थी कि बेटी बड़ी हो रही है, इसकी शादी कर दी जाए। हाँ। पढ़ने लिखने से क्या होगा, ससुराल जाना है, सुना तो ये है, मानसिकता थी। सुना है कि आपके माता पिता ने आपको कहा कि 1 साल आपको दे रहे हैं, जो करना है करो, नहीं तो शादी कीजिए। बिल्कुल। तो ग्रेजुएशन की परीक्षा जब खत्म हुई तो मेरा रुझान था, मैं चाहती थी कि मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए बैठूं। तो मैंने जब अपने माता पिता को कहा तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारी तो विवाह के प्रस्ताव आ रहे हैं और एलाइड सर्विस में लड़का है, देखने में भी अच्छा है, और देखो एलाइड सर्विस के लिए तो जितना दहेज था हम लोगों ने कर लिया, और अब तुम दहेज की प्रथा भी बहुत ज़्यादा बिहार में, तो उसके अलावा उसके बिना तो हो ही नहीं सकता था। उस समय मैंने अनुनय विनय किया। मुझे याद है शाम का वक्त था, मैं अपने माता पिताजी के साथ टहल रही थी और मैंने कहा कि मुझे 1 साल दीजिए, अभी शादी मत कीजिए, 1 साल दीजिए। तो बहुत विनम्र, बहुत ही प्रार्थना मैंने जब की तो उन्होंने 1 साल दिया और कहा कि इस 1 साल में इस पार या उस पार। तो मुझे लगा कि अब कुछ करना होगा। तो इट वॉज डू एंड डाई सिचुएशन फॉर मी। दूसरे दिन से मुझे याद है शाइना जी, 365 दिन आपने मैंने सूर्यास्त नहीं देखा या सूर्योदय नहीं देखा, दोनों नहीं देखा। पढ़ाई शुरू की, करीबन 12 घंटा रोज पढ़ती थी छोटे से रूम में। और मैं बहुत विनम्रता के साथ कहूंगी कि पहले ही फर्स्ट अटेम्प्ट अटेम्प्ट में आप जीत गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है अपराजिता जी, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस क्लियर करना, और वो शर्त आपने ठान ली, और उसी साल में मसूरी में आप आपके पति को भी मिले जो उड़ीसा के काडर से थे। जी जी। तो ये भाग्य का खेल था या आपको क्या लगता है? मुझे लगता है सबका आशीर्वाद, सबकी शुभेच्छा, और ठीक ऐसा ही हुआ जैसा आपने कहा कि मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा में ट्रेनिंग के लिए गई थी मसूरी। 1995 की बात है। ग्रेजुएशन किया था और उसके बाद वहीं पर मेरे हस्बैंड से, प्रोस्पेक्टिव या रादर वुड बी हस्बैंड से मेरी मुलाकात हुई, और फिर हम लोगों ने शादी के लिए हम लोगों ने एक फैसला लिया। लेकिन उड़ीसा काडर मुझे उस समय तक मिल चुका था, और अच्छा। वो हैं उड़ीसा के जी। तो उड़ीसा काडर मिल चुका था, तो फिर जान पहचान बढ़ी और फिर हम लोगों ने फैसला लिया। और आपने भाषा भी सीख ली? बिल्कुल, देखिए तो प्रशासनिक सेवा में तो बहुत जरूरी बिल्कुल है। सीखना पड़ता है, और वही भारत की विशेषता है कि आप हर एक क्षेत्र में जाके वहाँ की बोलना, हाल चाल, खाना पीना सब सीखते हैं, और फिर आप वहाँ सेवा भी कर सकते हैं। तो मैं आपको विनती करूँगी कि आप उड़िया में जो आपके दर्शक आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप उनको एक छोटा सा संदेश दें। आपण समस्तंको मोरो नमस्कार। महाप्रभु जगन्नाथंको पाखरे आपण समस्तंको पाई प्रार्थना करूची, आपण समस्तंकर जीवन सुखमय हो, आपण समस्ते स्वस्थ रहंतु, प्रसन्न रहंतु, आउ आमे समस्ते मिसिकी ओडिशा राज्यर प्रगति पाई काम करिबा। तो ये है उड़ीसा की बहू जो उड़ीसा की बेटी बन चुकी है। बिल्कुल।
मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि कितना कठिन था ये निर्णय, सक्रिय राजनीति में आना, अपना पूरा करियर एक तरफ आपने दावे पे लगा दिया, जहाँ आपने कहा कि छोड़ दीजिए और हम यहाँ कोशिश करते हैं, और वो कोशिश के साथ जन सेवा में आप उतरी। सबसे कठिन सीट जो भुवनेश्वर है, जो माना जाता है कि बीजू जनता दल का जो गढ़ है, और वहाँ आपने एक अफसर अरूप पटनायक जो मुंबई के कमिश्नर रह चुके हैं, उनको भी आपने हराया। क्या रहा ये सफ़र? बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन इसमें मैं कहूँगी कि महाप्रभु जगन्नाथ का तो आशीर्वाद था ही। उड़ीसा के लोग मुझे बहुत चाहते हैं, उनका बड़ा आशीर्वाद शुरू से रहा है। मैंने जैसे आपको कहा, करीबन 19 वर्ष मैं उड़ीसा राज्य में मैंने काम किया है और विभिन्न पद पदवी पर मैं रही हूँ। और किस जिले में मैंने काम नहीं किया है ये पूछिए, विभिन्न भूमिका में मैं रही हूँ। तो लोगों का बड़ा आशीर्वाद रहा, और मुझे लगता है कि उनका जो स्नेह, उनकी जो श्रद्धा, उनके आशीर्वाद की वजह से ही मुझे प्रेरणा मिली राजनीति में जाने की। और मुझे लगता है राजनीति एक ऐसा माध्यम है जिससे हम लोगों की सेवा बहुत खुले दिल से कर सकते हैं, उनसे जुड़ के कर सकते हैं। ब्यूरोक्रेसी की अपनी सीमाएं होती हैं, हमें नियम से में बंधा होना होता है, इच्छा कुछ होती है, करना कुछ पड़ता है। सरकार, जो भी राजनीतिक दल सरकार चला रही है, उस दल की मंशा को आंख के सामने रखकर काम करना पड़ता है, दिल आपका कुछ भी कहे। तो अभी ऐसा है कि मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से इंस्पायर्ड होके, और मुझे लगता है कि ये जो राजनीति में आना मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा मोमेंट था और एक बहुत ही अच्छा डिसीजन था। इस कम सफ़र में आपको क्या लगता है कि आपकी उपलब्धि क्या रही है, और आपके क्षेत्र में आप क्या कर सकें, ग्रामीण क्षेत्र में, और जो आपको लगता है कि उड़ीसा की जो महिला है और युवा हैं उनके लिए क्या कर सकें? देखिए, अभी तो मैंने राजनीति में सफ़र की शुरुआत ही की है। मैं करीबन 1 साल 10 महीने सांसद के तौर पे मैंने काम किया, और उससे पहले 4 महीने मैं कहूँ, उसके पहले मैं राजनीति में आई। तो करीबन 2 साल अभी हुए हैं राजनीति में। तो बहुत काम करना है, सपने बहुत देखे हैं उड़ीसा के लिए। और उड़ीसा राज्य पिछड़ा हुआ राज्य है, दरिद्र है, और मुझे लगता है कि हम सब का काम है, हम सब का कर्तव्य है कि हम इस राज्य को ऊपर करें, क्योंकि यहाँ पर सारे संसाधन मौजूद हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हम सब का ये मिलित उद्यम होना चाहिए कि हम अपने राज्य को, उड़ीसा राज्य को कैसे 1 नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर राज्य में परिवर्तित करें। अभी स्थिति हमारी बहुत ही नाजुक है। अगर हम पर कैपिटा इनकम देखें, एनुअल इनकम देखें लोगों का, तो दरिद्रता बहुत ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि मैं उड़ीसा राज्य को ऊपर ले जाने की दिशा में बहुत काम करना चाहती हूँ, सबके साथ मिलके। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जब रथ यात्रा होती है हमारे यहाँ पुरी में, तो जगन्नाथ के रथ को एक व्यक्ति नहीं खींच सकता है, सबको मिलकर खींचना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि अब ये जो यात्रा है, ये जो विकास यात्रा है, राजनीति की यात्रा है, उड़ीसा को आगे ले जाने की यात्रा है, ये हम सब को मिलकर काम करना होगा, और जगन्नाथ के रथ को हम सबको खींचना होगा मिलकर। तो मैं कहूँगी कि मैं बेरोजगारी दूर करने की दिशा में काम करना चाहती हूँ। महिलाएं 50% हैं, लोक संख्या हमारी 4.5 करोड़ है, उसमें महिलाएं 50% हैं। तो इन महिलाओं को उठाना, इनका आर्थिक सशक्तिकरण एक, और दूसरा इनकी सुरक्षा और इनकी मर्यादा रक्षा की दिशा में काम करना, मुझे लगता है कि ये बहुत ही अहम है। और मुझे लगता है अगर हम औद्योगिकरण पर बल दें, उड़ीसा राज्य में हर एक जिले में अगर औद्योगिकरण पर बल दें, तो मुझे लगता है ये जो बेरोजगारी की समस्या है बहुत हद तक कम होगी। माइक्रो इंडस्ट्री सब जगह होने चाहिए, जैसे हम लघु उद्योग हिंदी में कहते हैं, जिसमें कि महिलाएं जुड़ सकें। और मैं कहूँगी कि ओवरऑल अगर मुझे पूछें तो कृषि क्षेत्र में भी काम करने की ज़रूरत है। मैं शहरांचल की भी बात करूँगी, ग्रामांचल की भी बात करूँगी। मैंने अपने संसदीय क्षेत्र को मॉडल संसदीय क्षेत्र में परिणत करने की कोशिश में मैं लगी हुई हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं आपको बहुत विनम्रता के साथ कहूँगी कि 1 साल हुए हैं और इस बार मुझे
बेस्ट पार्लियामेंटेरियन अवार्ड जी मैं उस पे आ रही थी। लेकिन बेस्ट पार्लियामेंटेरियन अवार्ड के लिए कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जी जिसकी वजह से आपको मिला? क्या ये आपके सवालों पे आधारित है या आपके अटेंडेंस पे या आपके इस कम समय में काम की वजह से? देखिए, मैं तो भुवनेश्वर के लोगों को जिन्होंने मुझे निर्वाचित किया और उड़ीसा के लोगों को जिनका बड़ा आशीर्वाद रहा है, उनको धन्यवाद दूंगी और चयनकर्ताओं को भी धन्यवाद दूंगी। पहले ही साल में इस तरह का एक रिकग्निशन मिलना मेरे लिए बहुत ही उत्साहवर्धक रहा है। लेकिन मैं कहूँगी कि देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस 1.5-2 साल में मैंने चेष्टा की है लोगों के साथ जुड़ने की। मेरा ग्रीवेंस सेल बहुत ही मैं कहूँगी दमदार होता है। अगर मैं ये शब्द यूज करूँ तो आप मुझे कैसा होता है आपका ग्रीवेंस सेल? मैं गांव में करती हूँ, शहर में करती हूँ, और मैं कभी भी बड़े बड़े मंचों पर नहीं जाती हूँ। मैं एक पेड़ के नीचे बैठ के करती हूँ, मैं मंदिर में बैठ के करती हूँ, लोगों की बात सुनती हूँ और अपने ऑफिस में भी सुनती हूँ, और सब सारे ग्रीवेंसेस का फॉलोअप किया जाता है। मैं चाहती हूँ कि अधिक से अधिक लोग राहत पाएं, काम हो उनका, और एक सकारात्मक परिवेश की सृष्टि हो। झगड़ा न करके किसी के साथ हमें काम करवाना है। तो मैं प्रशासनिक अधिकारी भी थी, तो प्रशासनिक अधिकारियों के साथ तालमेल बैठाकर सबका सहयोग लेकर लोगों का काम हो, इस दिशा में मैंने बहुत परिश्रम किया है। 2 साल हो गए, 2 साल मैंने बहुत परिश्रम किया, और विकास ही एकमात्र लक्ष्य। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार प्रगतिशील राजनीति की बात करते हैं, विकास की राजनीति की बात करते हैं, तो उनके जो लक्ष्य हैं उन्हीं की पूर्ति में की दिशा में मैं काम कर रही हूँ। तो ये कहना सही होगा अपराजिता जी कि आप शिक्षा, सुरक्षा, आत्मनिर्भरता के ऊपर फोकस करते हैं। बिल्कुल। और हाल ही में एक आत्मनिर्भर भारत को लेके जी आप क्या कोई भी सेक्टर में स्पेसिफिक काम कर रहे हैं भुवनेश्वर में उस दिशा में? बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस तैयार किया है। बिल्कुल मैं कहूँगी अनराजनैतिक संस्था, अगर कहूँ तो गलत नहीं होगा। ये सोसाइटीज़ हैं और मैंने पर्दे के पीछे रहकर सहयोग किया। मैं सदस्य नहीं हूँ। एक हमने यूथ ऑर्गेनाइजेशन किया है, यूथ फॉर एक्शन, एक हमने अजीता किया है, महिलाओं की संस्था, और एक हमने समर्थ किया है जिसमें बुद्धिजीवी हैं, वृत्तिधारी हैं और वरिष्ठ नागरिक हैं। इन लोगों को लेकर हमने 3 संस्थाएं हम लोगों ने की है अनराजनैतिक, और ये लोग सेवा कार्य कर रहे हैं, विकास कार्य कर रहे हैं। अब सेवा कार्य में जिस तरह के हम हेल्थ कैंप करा रहे हैं, लोगों को मोबिलाइज करते हैं हम लोग। आज भी एक डेंटल कैंप चल रहा है, अभी खबर आई मुझे। आई चेकअप कैंप्स बहुत होते हैं, और फिर रक्तदान शिविर हम करते हैं, प्लांटेशन कार्यक्रम करते हैं, और महिलाओं के लिए एंटरप्राइज डेवलपमेंट सेंटर्स हम कर रहे हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र में 17 जगहों पर हम EDCs कर रहे हैं, एंटरप्राइज डेवलपमेंट सेंटर, जिसमें अभी 800 महिलाओं को आत्मनिर्भर होने की दिशा में हम ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहे हैं। 10 व्यवसायों में ट्रेनिंग वो ले रही हैं। स्वयं सहायक गोष्ठियों को काफ़ी मात्रा में हम प्रोत्साहित करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक सकारात्मक परिवेश सृष्टि करके समाज के हर एक वर्ग के सदस्यों को लेकर हम काम कर रहे हैं। वक्त आ गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। ब्रेक के बाद फिर से आप सबका स्वागत है। अपराजिता सारंगी से बातचीत के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अपराजिता जी, मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं जो निंदा करते हैं, कहते हैं कि क्या गलत हो रहा है, लेकिन जब वक्त आता है कि सक्रिय राजनीति में कूदना तो सोच समझ के वो पीछे हटते हैं। क्या आपको लगता है आज समय आ गया है कि आप जैसे शिक्षित लोग जो एक अलग वर्ग स्तर से आते हैं
उनको राजनीति में सक्रिय काम से, जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो प्रधान सेवक हैं, तो आप उनकी प्रधान सेविका हैं, ये कहना सही होगा? बिल्कुल। देखिए, हम सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी और उनके विचार पथ प्रदर्शक हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत विनम्रता के साथ कहूँगी कि हमें हर तरह के अहंकार को छोड़कर लोगों के साथ जुड़कर लोगों के लिए काम करना है, और लोग कैसे आगे बढ़ सके इस दिशा में हमें हमारी सोच होनी चाहिए, और उनके साथ जुड़ के हमें काम करना है। एक अंग्रेजी में एक लाइन है, ही दैट इज डाउन नीड्स फियर नो फॉल। तो किसी भी पद पदवी के लिए किसी भी तरह की ख्वाहिश न रखकर हमें काम करना है। और बहुत चुनौती आते हैं। देखिए, जब महिलाएं राजनीति में आती हैं, दिस इज अ मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड, लेट्स एक्सेप्ट इट। और पुरुष प्रधान मानसिकता भी है। पुरुष प्रधान मानसिकता है। तो इस तरह के संसार में हमें अपनी जगह बना के सबको लेकर कहीं भी किसी को न लगे कि हम एग्रेसिव हैं। देखिए, हम विनम्र हों, हम असर्टिव हों, हम लेकिन एग्रेसिव ना अपराजिता हों। जी, हमेशा ये होता है जब एक महिला थोड़ी अग्रेसिव होती है तो ऐसे देखते हैं कि अरे ये तो बहुत आगे बढ़ना चाहती है। पुरुष वो करता है काम तो कहते हैं कि देखिए कितने सक्रिय और कितना अच्छा उनका फॉलो अप है ना। बिल्कुल सही, ये तो मानसिकता की बात है। तो मैं सिर्फ एक शब्द कहना चाहूंगी, असर्टिवनेस। एग्रेशन अच्छा नहीं होता है। मैं महिलाओं को भी, अपनी बहनों को भी ये कहना चाहूंगी कि आप विनम्रता के साथ असर्टिव हों, आप एग्रेसिव ना हों। एग्रेशन की जरूरत नहीं है। हम अपनी बात को विनम्रता के साथ बड़ी दमदार तरीके से कह सकते हैं, बहुत बल उस पर दे सकते हैं, लेकिन एग्रेशन की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर हम अपने व्यवहार को ठीक ढंग का रखें तो दिक्कत नहीं होती है, काम तो हो जाता है। कौन सा ऐसा अनुभव रहा है इन 2 सालों में जहां आपको लगता है कि हाँ, मुझे आईएएस छोड़ने में और राजनीति में आने में एक सैटिस्फैक्शन हुआ है? मैं तो आपको कहूँगी कि मैं प्रत्येक दिन जब सोचती हूँ कि मैंने इतना बड़ा डिसीजन लिया, इतना बड़ा निर्णय लिया और मैं ब्यूरोक्रेसी छोड़कर यहाँ आई, प्रत्येक दिन मुझे लगता है कि ये मेरे जीवन का बहुत ही अच्छा निर्णय था। बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है जब लोगों का काम हो जाता है और लोग जब धन्यवाद देने आते हैं, दुआ मिलती है उनसे, आशीर्वाद मिलता है उनसे, तो मुझे लगता है कि सार्थक हुआ राजनीति में आना। और मुझे लगता है इतने क्षण हैं, इन 2 सालों में इतने क्षण आए हैं, इतने आशीर्वाद मुझे मिले हैं। मुझे लगता है कि ब्यूरोक्रेसी में अगर रहती तो शायद इतने आशीर्वाद नहीं मिलते। तो मैं तो बहुत ही खुश हूँ। आपके पार्लियामेंट का सफ़र के बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं कि कैसे अभ्यास होता है जब आप कोई सवाल उठाने वाले हैं, तो क्या रिसर्च और कौन से ऐसे मुद्दे पे आपने एक भाषण दिया है जहां आपको लगता है कि दिस इज माय मेकिंग अ डिफरेंस इन पॉलिटिक्स? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, मैं फर्स्ट टाइमर हूँ और ब्यूरोक्रेसी में भाषण देना, ब्यूरोक्रेसी में रख के मीटिंग करना और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे बोलना, और पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर खड़े होकर किसी मुद्दे को लोगों को समझाना, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। तो यहाँ पर जब शुरू में मैं आई थी, जब यहाँ की यात्रा शुरू हुई थी, तो थोड़ी झिझक थी, समझ में नहीं आता था। लेकिन मैं कह दूँ कि अगर कोई परिश्रम करे तो कुछ भी असंभव नहीं होता है। मैंने बहुत परिश्रम किया। जब भी समय मिला तो बहुत सारे मैंने डिबेट्स देखे, जितने भी ऑनलाइन डिबेट्स हैं हमारे नेताओं के। आप मुझे पूछे, मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कौन सा स्पीच नहीं सुना है? मैंने उनके सारे स्पीचेस सुने हैं। और जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, उस समय का भी मैंने स्पीचेस सुना है। मैंने आदरणीय अमित शाह जी का सुना है, आदरणीय नड्डा जी का सुना है। तो मुझे लगता है कि अगर हम इन लोगों के स्पीचेस सुने और सीखने की कोशिश करें तो धीरे धीरे वो कला आने लगती है। अब मुझे झिझक नहीं होती है। मैंने ट्रिपल तलाक बिल जब लाया गया था, उस पर मैंने काफी दमदार भाषण दिया था और मुझे बड़ा सेटिस्फैक्शन है। इनफैक्ट वो यूट्यूब में है, कोई भी देख सकता है। तो मुझे लगता है कि अब तो मैं बहुत सारे बिल्स पे मैंने दिया है। मैंने करीबन 10 बिल्स पर मैंने कहा है, जिसमें कि ट्रिपल तलाक बिल पर जो मेरा अभिभाषण था वो मैं हमेशा याद रखूंगी। लेकिन मैं कहूँ कि लाइफ इज अ कांस्टेंट प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड प्योरिफिकेशन। तो हर एक मुहूर्त में मैं सीख रही हूँ और खुद को सुधारने का प्रयास कर रही हूँ। आपका जो एमपी लैड फंड होता है, उसको आपने कैसे इस्तेमाल किया है अभी तक?
देखिए, नीड असेसमेंट करना पड़ता है। ऐसा है कि टॉप डाउन अप्रोच नहीं होना चाहिए, मैंने जो चाहा वो कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों के साथ मिलकर मैं बहुत पदयात्रा करती हूँ, मैं लोगों के पास जाती हूँ, और मैंने कहा मैं बड़े बड़े मंचों से परहेज रखती हूँ। गांव में बैठना, किसी के घर में जाके बैठ जाना, कहीं चाय पी लेना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो इसी दरमियान 2 सालों में क्या हुआ कि लोगों ने अपने अपने डिमांड्स कहे, और हर एक जो भी काम मैंने अभी तक एमपी लैड में कराया है, तो जो शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट्स की तैयारी हुई मेरे फील्ड विजिट के बाद ही हुई। तो हर जगह जाके मैंने देखा कि आवश्यकता है या नहीं है, ये करके हम लोगों ने काम किया। और मैं जो जितने भी हमारे केंद्रीय मंत्री हैं उनको मैं बहुत धन्यवाद दूंगी। एक तो एमपी लैड है, दूसरा बहुत सारे हमारे केंद्रीय मंत्रियों ने हमें बहुत सहायता की है। तो इसका फर्क पड़ता है कि आपने प्रशासन में भी काम किया, तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है आप जानते हो, और इसलिए काम कराना शायद थोड़ा आसान होता है। मैं विनम्रता के साथ कहूंगी कि ये एडवांटेज तो मेरा है जी, दूसरों की अपेक्षा में, ये एडवांटेज है। और दूसरा है कि मैं बहुत सीनियर ऑफिसर थी उड़ीसा काडर की, तो मेरे जितने भी अभी हैं ऑफिसर सारे सहभागी हैं। कहा जाता है कि आप चीफ सेक्रेटरी भी बनने जा रही थी उड़ीसा में, बहुत सीनियर हो रही थी तो मुझे लगता है, लेकिन अभी मैं बहुत खुश हूँ, बहुत संतुष्ट। आपके निजी जिंदगी के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि महिलाओं को हमेशा ये गिल्ट फैक्टर रहता है कि बच्चे हैं, वक्त नहीं मिलता है, आपके क्षेत्र में आपको काम करना है, दिल्ली आना है, अभी आप शायद प्रवक्ता भी हैं, तो हाउ डू यू बैलेंस? दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड वेरी डिफ़िकल्ट टू आंसर। देखिए, 24 साल प्रशासनिक सेवा में भी बहुत ही बिजी रही मैं, और इधर अभी राजनीति में भी कोई भी ऐसा दिन नहीं गुजरता है जब मैंने 15 या 16 घंटा काम नहीं किया है। घर में पति हैं, 2 मेरे बच्चे हैं, और उसके बाद बहुत सारे कमिटमेंट्स होते हैं, रिलेटिव्स भी हैं, बंधु बांधव जिसे हम बोलते हैं उड़ीसा में। तो मुझे लगता है कि महिलाएं मल्टीटास्किंग होती हैं, और हम बहुत स्ट्रैटेजिकली काम करते हैं, और ऐसा काम करते हैं कि किसी को मन में दुख ना हो। तो मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट रहा है। आज मैं जो भी हूँ उनकी प्रेरणा की वजह से हूँ, उनके सपोर्ट की वजह से हूँ। अगर उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया होता तो शायद मैं इतना अच्छा काम प्रशासनिक सेवा में भी नहीं कर पाती, और अभी राजनीतिज्ञ के हिसाब से, लोकसभा सदस्य के हिसाब से भी नहीं कर पाती। अंत में एक संदेश ना सिर्फ उड़ीसा के लोगों के लिए, लेकिन देश में जो लड़की आज पढ़ रही है और उनको लगता है कि राजनीति नहीं, ये क्षेत्र में मुझे नहीं जाना है, एक टिपिकल माइंडसेट होता है कि ये लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, उनको आप प्रेरणा कैसे देंगे? कुछ दिन पहले की बात है, मुझे एक फंक्शन में बुलाया गया था। मुझे पूछा गया कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में आप एक अव्वल दर्जे की ऑफिसर रही हैं, आप कैसे कहेंगी कुछ सालों बाद कि राजनीति में भी आप सफल हुई हैं? मैंने उन्हें कहा था कि अगर 10 साल के बाद कोई माँ अपने बेटे को ये कहे कि डॉक्टर इंजीनियर मत बनो, उनकी तरह, अपराजिता सारंगी की तरह राजनीतिज्ञ बन के दिखाओ, तो मुझे लगेगा कि मेरा आना राजनीति में सार्थक हुआ। तो मुझे लगता है हम सब का कर्तव्य है, हम सब जो राजनीति में हैं, राजनीति की वर्तमान की परिभाषा को बदलना होगा। अथक परिश्रम करना है, नॉलेज गेन करना है, ज्ञानार्जन करना है, और सार्थक वक्तव्य रखने हैं, प्रासंगिक होना है, और लोगों की लोक नीति और लोक सेवा के लिए राजनीति में आना है। तो मुझे लगता है कि अगर हम इस मानसिकता के साथ राजनीति करें तो हम निश्चित तौर पर कहेंगे कि राजनीति में आना हमारा सफल हुआ, और हमारी जर्नी सार्थक होगी। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करना। तो ये थी आपकी महिला सांसद अपराजिता सारंगी की कहानी, जो आज महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है। आज के शो में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और महिला सांसद से और जानेंगे उनकी कहानी। मुझे अनुमति दे। नमस्कार।
नेत्री के सह प्रायोजक थे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मौसम खबर के सह प्रायोजक हैं रिलैक्सो, मजबूती बेमिसाल, और एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान।